हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। मैं साथ में एक बात और बोलना चाहूंगा। अभी कुछ लोगों की कुंडलियां मेरे पास ही हैं, अभी उनका विश्लेषण मैंने नहीं अपलोड किया है, तो आप लोग परेशान मत होइए। कारण क्या है कि आपकी कुंडली में क्या परेशानियां हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कभी-कभी दूसरे वर्ग कुंडलियों का सहारा लेना पड़ता है, जिसे समझे या समझाए बिना मैं अगर आपसे कोई बात कह भी दूं तो वो किसी काम की नहीं। क्योंकि जब तक कोई वैलिड रीजन नजर ना आता हो तब तक किसी भी तरीके से भविष्यवाणी करना, कोई एनालिसिस करना सिर्फ काम चलाऊ काम कहलाता है। एक ऐसा भी केस था जहां पे कि उनके बेटा जब कोई मूर्ति देखता है या पूजा पाठ होती है तो वो परेशान हो जाते हैं। ये केस मेरे पास ऑलमोस्ट 2 महीने से अभी फंसा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो डेप्थ चाहिए, अभी भी हम उस डेप्थ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि उस कुंडली के अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही। इसीलिए अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने अपने विश्लेषण के लिए दिया हुआ है डेटा, उनका विश्लेषण अभी नहीं हो पा रहा, तो आप मान के चलिएगा कि थोड़े समय बाद आपको आप लोगों का सारा विश्लेषण जरूर मिलेगा और सॉलिड रीजंस के साथ मिलेगा, ताकि आपको भी समझ में आए। अगर कोई किताब मैं पढ़ सकता हूं तो ये किताबें अवेलेबल है, आप भी कल पढ़ें तो आपको भी बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि हाँ, जो बात हम कर रहे हैं वो तथ्यात्मक है। सिर्फ ये नहीं कि आपसे परेशानी सुनी और मन मर्जी से किसी भी ग्रह को जिम्मेदार मान लिया और आपको समझा दिया। ऐसा यहाँ पे काम नहीं हो सकता। तो चलिए आज की इस कुंडली का विश्लेषण देखते हैं। यहाँ पे जातक का एक बात उन्होंने कही थी कि बचपन में कुछ चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा और कुछ मंत्र और कुछ उपाय उनके लिए बचपन में किए गए थे। उसके साथ साथ उन्होंने शायद बुआ जी या अपने सिस्टर बहन के बारे में भी कुछ चीजों को उल्लेख किया था। परेशानियां वहां भी चली और अभी करंट में उनका जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि मैरिज लाइफ में चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज का डिस्कशन रहेगा और आने वाले वक्त में, अभी तो मैंने एक जो बीच में योग वाली सीरीज जिज्ञासा के तहत शुरू करी है उसे कंप्लीट करूंगा, तो एक बार अष्टक वर्ग वाली चीज को भी समझाऊंगा जिसकी जरूरत आज पड़ेगी। ठीक है, इस कुंडली में जो मैं एक लॉजिक दूंगा वो मैं अष्टक वर्ग की जब सीरीज करूंगा तो वहां पे आपको जरूर समझा दूंगा। ठीक, अब चलिए आपकी कुंडली जो है अगर उसको देखें तो सबसे पहले इस समय आपको जो दिखाई दे रही है वो आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये है त्रिंशांश की कुंडली, जो कि जिंदगी में आने वाली चुनौतियों परेशानियों को दर्शाती है। मैंने इस सीरीज के वीडियो पहले बनाए हुए हैं। यहाँ पे हमारा प्राइम फोकस होता है वो ये कि सबसे पहले D30 चार्ट में जो फर्स्ट हाउस है, लगन बन रहा है, उसको देखें। साथ ही साथ वहां पे अष्टम भाव को देखें, क्योंकि अष्टम भाव यदि पीड़ित या एफ्लिक्टेड है तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चीज है जो पास्ट बर्थ से है जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है हमारे लिए थर्ड हाउस, जो कि 8th से 8th होता है। कंडीशन फिर वही, एफ्लिक्शन लेना है। ठीक, अब समझते चले कि आपकी जिंदगी में आपने बचपन में जिस तरह की चुनौतियों का सामना किया उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई ग्रह था तो वो था बुध। इस D30 चार्ट में जो लगन है वो 6 नंबर का बना हुआ है और उसके स्वामी होते हैं बुध। पहली कंडीशन, ये जो बुध है ये बेसिकली ईगो और जेलसी को रिप्रेजेंट करता है एक तौर पे। दूसरा, ये रिलेशंस में बुआ को भी रिप्रेजेंट करता है, सिस्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अब हो क्या रहा है, अरिष्ट के इस चार्ट में ये बुध तृतीय भाव में जाके बैठे हुए हैं, जो कि मंगल की राशि है। यहाँ पे मंगल और बुध के बीच में एक संबंध बन रहा है। राशि परिवर्तन जरूर हो रही है लेकिन एक संबंध बन रहा है। संबंध इसलिए बन पा रहा है क्योंकि बुध
मंगल की राशि में और मंगल बुध की राशि में इक्विवेलेंट है। तो ये चीज जो एफ्लिक्शन है ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह का कोई कर्मा पेंडिंग के तौर पे है तो जिंदगी उससे माफ नहीं करती। इस वजह से जो बुध थर्ड हाउस में प्लेस्ड हैं, इन्होंने आपको आपके बचपन में चुनौतियां दिखाई हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो मंगल की दशा भी थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण जिंदगी में रह सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब आते हैं पहले आपके लगन कुंडली में, वहां पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। आपकी जो लगन कुंडली है ये 8 नंबर से बनती है। 8 नंबर से बनने के कारण जो छठे भाव के स्वामी हैं वो मंगल है। अब ये जो D30 का चार्ट है, क्योंकि 6th हाउस प्रारब्ध है, वो भी कहीं ना कहीं एफ्लिक्ट करने की क्षमता रखता है। तो मंगल जो है वो 10th भाव 3 नंबर जहां लिखा है वहां पे बैठे हैं। इसीलिए कभी कभी आपके अपने ही कुछ कर्म भी आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसीलिए आप जब भी कोई भी चीज करें कम से कम 2 या 3 बार उसको सोचें या दूसरों से सलाह जरूर लें। मंगल है तो मंगल हड़बड़ी में, जल्दबाजी में परेशानियां खड़े करने की क्षमता रखता है। अब अगर इसको आप लगन कुंडली के तुल्य करेंगे तो आप देखेंगे कि 8 नंबर जहां पे बुध लिखे हुए हैं उसको लगन में लेकर आ जाएं तो वहां से आपका जो 10th हाउस बनेगा, वहां से जो 10th हाउस बनेगा वो होगा 5 नंबर। 5 नंबर जो है वो फ्री है और वैसे भी 4 और नंबर और 5 नंबर में कभी कोई ग्रह एज सच प्लेस्ड नहीं होते। सूर्य और चंद्रमा की राशि में इस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में कभी कोई ग्रह नहीं बैठते। इसीलिए कर्म के अंदर, लगन कुंडली में कर्म के अंदर ऐसी कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके D30 वाले चार्ट से। लेकिन जब हम लगन कुंडली में आते हैं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाउस के अंदर चंद्रमा आके बैठे हुए हैं। चंद्रमा एक इंपॉर्टेंट प्लेनेट है क्योंकि वो इमोशंस को भी दर्शाते हैं। दूसरी बात कि फर्स्ट हाउस के अंदर जब कोई ग्रह बैठे और वहां पे वो नीच राशिस्थ हो जाए तो इसका प्रभाव क्या है, दोनों चीजों के ऊपर आ रहा है। चंद्रमा के ऊपर भी आ रहा है यानी कि मन के ऊपर भी आ रहा है जो दुखों का कारण बन सकता है। दूसरी बात कि भाव के ऊपर जब ये प्रभाव आ रहा है तो हम सलाह ये भी देंगे कि आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एक होता है कि ग्रह पीड़ित होता है और एक होता है कि भाव पीड़ित हो। तो क्या भाव को पीड़ित माने या नहीं माने, ये सवाल उठता है। जब कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर हाउस में जाता हो और वहां पे वो नीच होता हो तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं वो सराउंडिंग्स पीड़ित है और उसकी वजह से वो ग्रह पीड़ित हो रहा है। ये पहला लॉजिक है। कुंडली में दूसरा एस्पेक्ट भी समझना जरूरी है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि 9th हाउस जो कि सबसे बली त्रिकोण है कुंडली का, उसका स्वामी आपके लगन में, आपके एक ऐसे केंद्र में जाके बैठा है जो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। इसीलिए चंद्रमा यहाँ नीच का है, ये मन में परेशानी रख सकता है, हेल्थ में थोड़ी परेशानी रख सकता है, लेकिन किस्मत का पूरा सपोर्ट देने का प्रयास करेगा। ये भी कहा जा सकता है कि किस्मत का स्वामी नीच हुआ है, चुनौतियां आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत स्ट्रांग रिलेशन माना जाएगा कि कुंडली के अंदर 9th हाउस और फर्स्ट हाउस में रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। दूसरी चीज देख लीजिए, आपके 2nd हाउस में शनि और मंगल जैसे 2 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। ये भी दर्शाता है कि जो आपकी फैमिली, मैरिज के पहले की फैमिली, वहां पर कहीं ना कहीं काफी चुनौतियां महसूस हुई होंगी क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही क्रूर नेचर के प्लैनेट्स हैं। तीसरे भाव में बुध बैठे हुए हैं जो कि ठीक है। बुध जो है वो इस कुंडली में 3rd हाउस में बैठे हैं जो कि 8th हाउस के लॉर्ड हैं। 8वें का स्वामी अपने से 8वें, कोई बुरी बात नहीं है। इसी तरीके से लाभ भाव के भी स्वामी है, 11th हाउस गेन्स के लॉर्ड है, 3rd में बैठे, तो आप अपने पराक्रम से ज्यादा धन लाभ करते हुए नजर आ सकते हैं।
अब देखिए सूर्य और राहु जो हैं ये दोनों आपके चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मन मस्तिष्क का एक भाव है, हैप्पीनेस यहाँ से देखी जाती है। कुंडली में चंद्रमा वैसे भी नीच राशिस्थ हो रहे हैं और चंद्रमा से भी और लगन कुंडली से भी चौथा भाव पूरी तरह से पीड़ित हो रहा है। किस तरीके से? सूर्य के साथ, और दूसरी बात है कि राहु राहु जब चौथे में बैठे तो एंजाइटी की समस्या आती है, और सूर्य बैठे तो सूर्य थोड़ा सा क्या है, अपनी हीट के कारण वहां पे कहीं ना कहीं चुनौतियां देते हैं। तो आफ्टर मैरिज वाली कंडीशन को भी कह सकते हैं, या मदर के साथ जब हम बात करेंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर को रिप्रेजेंट करता है, और जिनकी भी कुंडली हो उनके शादी के बाद उनकी जो फैमिली है वो फोर्थ हाउस होती है। इन दोनों ही चीजों में थोड़ी सी चुनौतियां आपको महसूस हो सकती हैं। ये कहा जा सकता है कि मदर जो थी उनके लाइफ में चैलेंजेस रहे, या आपकी जो फैमिली रहेगी उसमें आपको थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि राहु फोर्थ हाउस में एंजाइटी देता है। प्लस पॉइंट ये है कि राहु यहाँ पे अपने ही राशि का माना जाएगा, क्योंकि ये कुंभ राशि है। इस वजह से राहु की एंजाइटी की जो ये कंडीशन है ये थोड़ी सी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि ग्रह पूरी तरीके से अपना नेचर नहीं बदलता, लेकिन हाँ वहीं का स्वामी होकर वहां बैठा है तो बुरा भी नहीं करेगा और मदर के हेल्थ में सपोर्ट भी करेगा। इतनी चीज यहाँ पे हो गई। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में है, कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को देखें, क्योंकि आपका एक सवाल ये भी था कि मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हैं, उसका कभी कभी ठीक होता है, कभी कभी परेशानी आती है। उसका रीजन एक तो ये कि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब अपने से ट्वेल्थ बैठे तो थोड़ी सी चुनौतियां देता है। शुक्र जो है वो वैसे भी स्त्री कारक या पत्नी का, वाइफ का सिग्निफिकेटर होता है, तो उसका सिक्स्थ में बैठना भी थोड़ा सा चुनौतियां देता है। दूसरी बात है कि ये एक ऐसी राशि में बैठा है जो कि फायर एलिमेंट को दर्शाती है, इस कारण से कई बार हॉट आर्ग्यूमेंट्स होने का रिस्क बना रहता है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपके सेवेंथ हाउस में कोई ग्रह नजर नहीं आता, वहां पर आपको दृष्टि नजर आती है चंद्रमा की। ठीक है कि चंद्रमा नीच राशिस्थ हो रहे हैं, थोड़े से परेशान हो रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ या साझेदारी में आपको एक चुनौती जरूर महसूस होगी, लेकिन नाइन्थ हाउस लॉर्ड की दृष्टि इसके लिए प्लस पॉइंट माना जाएगा। फिर आपका जो एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस में थोड़ी सी समस्या ज्यादा है। कारण ये कि इस भाव में, जो कि विवाह के लिए एक सुख भाव माना जाएगा, उस पे शनि, मंगल और राहु जैसे तीन क्रूर ग्रहों की, पापी ग्रहों की दृष्टि है। इस वजह से भी अचानक से कोई ना कोई थॉट राहु की वजह से और शनि मंगल एग्रेशन की वजह से आपको मैरिटल लाइफ में चुनौतियां देने में सक्षम नजर आते हैं। चंद्रमा की प्लेसमेंट ठीक है, क्योंकि केंद्र में बैठा है। केंद्र में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो बली होता है, इस पॉइंट से देखा जाए तो अच्छा माना जाएगा। केतु की प्लेसमेंट, केतु सूर्य की राशि में बैठे हैं। काम के अंदर यही चीज मैं बोलूंगा कि आप जो भी काम करना चाहते हो वहां पे आप काफी ज्यादा खोज करने के बाद आप काम करो, रिसर्च के बाद आप उसमें काम करो तो आप बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाएंगे। अन्यथा केतु बहुत बारीक काम कराने में तो सक्षम होता है, लेकिन मन बहुत जल्दी खत्म करा देता है। 1-1.5 साल के बाद वो काम से मन हटाने की कोशिश कर जाता है। इसके बाद हम देखें लाभ भाव, गेन हाउस, तो गेन हाउस की पोजीशन भी ठीक कही जा सकती है। आपकी कुंडली में ट्वेल्थ हाउस जो है उसके स्वामी है शुक्र, वो छठे भाव में बैठे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इसको विपरीत राजयोग की परिस्थिति में माना जा सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, जो अर्थ त्रिकोण है इस कुंडली में, अर्थ त्रिकोण मतलब होता है सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस, इन सभी में कहीं ना कहीं ग्रह मौजूद है। इसकी वजह से ज्यादा संभावनाएं ये बनती हैं कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ज्यादा बिजी रहेंगे, जिसके कारण आप काफी ज्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। वो भी एक रीजन बनेगा मैरिटल लाइफ में चैलेंजेस का। नवमांश की कुंडली में चलें उसके पहले कुछ और चीजों को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अष्टक वर्ग की किताब पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक से ध्यान आया कि शनि जहां जहां दृष्टि देता हो अष्टक वर्ग में, क्योंकि वो जो ग्रह है वो ज्यादा हार्ड वर्क करवाने वाला प्लेनेट है, या दुख देने वाले प्लेनेट्स में गिना जाता है कारक के तौर पे नैसर्गिक रूप से। तो शनि का तीसरे भाव, पंचम भाव, छठे भाव और 11वें भाव पर इम्पैक्ट जो होता है उसको हम मानते हैं अष्टक वर्ग के पॉइंट से।
जो मैं आगे किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। अगर मैं उस कंसेप्ट को लगा के यहाँ पे देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि शनि से थर्ड यानी कि आपका फोर्थ हाउस जो था उसके अंदर आपको काफी ज्यादा संघर्ष करने वाली स्थिति है। मकान बनाना हो तो भी संघर्ष, फैमिली के अंदर भी आपको चीजें कुछ करनी हो तो भी संघर्ष। इसके बाद फिफ्थ का मतलब है आपका जो सिक्स्थ हाउस है आपकी कुंडली में, क्योंकि शनि आपके सेकंड हाउस में बैठे, तो यहाँ से सिक्स्थ हाउस को अगर देखें तो सर्विस के अंदर भी ये रह रहे के कुछ ना कुछ चुनौती देने में सक्षम रहेंगे, यानी कि काफी ज्यादा हार्ड एफर्ट्स, हार्ड वर्क्स वहां पे कराएंगे। इसी तरीके से जो शनि से छठा यानी कि आपकी लगन कुंडली में सातवां भाव है, मैरिज वाले मैटर पे भी शनि आपसे ज्यादा हार्ड एफर्ट्स कराएंगे, तब जाके उसके खुशी की बात महसूस होगी। अब यहां से आप 11वां गिनेंगे तो जब आप 11th को काउंट करेंगे शनि से तो वो आपके लिए 12th हाउस है। 12th हाउस होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो खर्चे हैं उनको रोकने में यहाँ पे प्रयास करेंगे ये शनि, तो उस चीज के लिए वो पॉजिटिव है। मेन मैटर ये कि जो आपका विवाह स्थान 7th हाउस है वो शनि से छठा है, इस कारण से मैरिटल रिलेशंस के ऊपर और साझेदारी के ऊपर ज्यादा हार्ड एफर्ट्स की जरूरत नजर आती है। अब आपकी कुंडली के हिसाब से देखें तो आपका जो लगन है उसमें जो नक्षत्र है वो शनि के पास है। आपका जो सोचने का ढंग होगा वो स्टेबल होगा, स्थिर होगा, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जा सकती है। आपके कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह है वो बुध है, और उसका क्योंकि 11th हाउस से कनेक्शन बन रहा है, 5th से कनेक्शन पूरा नहीं हो रहा, लेकिन ये एक रीजन है जो आपकी जिंदगी में सब कुछ हो रहा है और आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि बुध आपके कुंडली में जो 8th हाउस है उसका भी स्वामी बनता है। इसके बाद चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा यहाँ पे ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ये जो बात है ये थोड़ी सी परेशानी की बात है, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो कहीं ना कहीं गंडक नक्षत्र में आता है। इस कारण से इस नक्षत्र की शांति जो जन्म के समय से होती है वो आपको उस समय या आगे जाके करनी चाहिए। तो ये तो इतनी चीजें हुई। अब हम आते हैं आपके नवमांश के ऊपर। आपका जो नवमांश बन रहा है D9 का चार्ट वो 6 नंबर से बन रहा है। अब यहाँ पे बुध की प्लेसमेंट देखिए अच्छी नजर आती है। शुक्र की प्लेसमेंट जो है वो 11th हाउस में नजर आ रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात को समझिए, इस कुंडली में जो मैरिज हाउस के लिए अगर हम बात करते हैं नवमांश में 7th हाउस होता है, और हैप्पीनेस की बात करते हैं तो 4th हाउस होता है। 4th हाउस में चंद्रमा है वो अच्छी बात है, लेकिन केतु के साथ है, इसीलिए कोई ना कोई बात हमेशा ऐसा महसूस कराएगी जैसे कुछ खालीपन है, कुछ व्याकुलता है। 7th हाउस के लॉर्ड अपने से 4 घर आके जाके सुख भाव में तो बैठे हैं अपने भाव से, लेकिन वो बुध की राशि में बैठे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा वहां पे चुनौतियां दर्शाते हैं। फिर शनि, राहु और सूर्य के साथ हैं, तीनों कहीं ना कहीं क्रूर नेचर के ग्रह हैं। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं चुनौतियां मैरिटल लाइफ में देखने को नजर आती हैं। बुध और मंगल का एक साथ आ जाना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मानी जा सकती है, क्योंकि उन दोनों ग्रहों के बीच में चीजें बहुत आसानी से बनती नहीं है। लेकिन प्लस पॉइंट के तौर पे देखें तो आपका जो माइंड है वो काफी शार्प कर देंगे, ये कंप्यूटराइज्ड माइंड बना सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है। मैरिटल लाइफ में ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौती ज्यादा रखेंगे, क्योंकि मंगल और बुध वहां पे क्यों आपके नवमांश में एक तरह से लगन के लॉर्ड बन रहे हैं या उस राशि के स्वामी बन रहे हैं, उस पर मंगल का प्रभाव गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन देने का काम ज्यादा कर सकता है। D30 के चार्ट में भी हमने देखा था कि मंगल और बुध के बीच में राशि परिवर्तन की एक सिचुएशन बन रही थी। मंगल जो थे वो आपकी लगन कुंडली में छठे भाव के नेचुरल लॉर्ड बन रहे हैं, और साथ ही साथ बुध के साथ जो प्लेसमेंट है वो ये भी दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में भी वही वाला फैक्टर आपके साथ थोड़ी सी चुनौतियां लेते हुए चल रहा है। इसके बाद अगर देखें तो दशा आपकी जो थी जन्म के समय से अगर लगाया जाए 1988 से देख लीजिए 2003 तक बुध की दशा थी, उसमें आपको कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा,
और आगे जाके मंगल की दशा 2046 2046 से शुरू होगी, तो वहां कहीं पे भी थोड़ी सी चुनौतियां हो सकती हैं। बीच की जो दशाएं हैं उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट बनेगा। इस समय आप शुक्र की महादशा में हैं। शुक्र आपके लगन कुंडली में, क्योंकि छठे भाव में आ रहा है जो कि 7th से 12th हाउस है, इसकी वजह से धन देने में यह दशा अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन वाइफ और मैरिज वाले पॉइंट पे अगर देखा जाए तो क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वें हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा चुनौतियां देखने को इस दशा में मैरिज रिलेटेड मिलती हैं। इस तरीके से आपको उम्मीद है कि जो आपके सवाल थे कि बचपन में जो चुनौतियां रही वो क्यों हुई, वो आपको D30 के चार्ट से मिल रही हैं। और नवमांश में क्योंकि बुध और मंगल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए मैरिटल लाइफ के अंदर भी थोड़ी सी चुनौतियां आ रही हैं। उसमें एक रीजन कहीं ना कहीं एंगर और एग्रेशन भी हो सकता है। मेन लगन कुंडली में क्योंकि 2nd हाउस में शनि और मंगल बैठे हैं, तो इंसान की वाणी जो है, एक तो इंसान काफी हद तक सच बोलने की कोशिश करता है, लेकिन आज की दुनिया में जब वो सच बोलने जाता है तो उनकी बातों को थोड़ा सा रूखा सा मान लिया जाता है। ये वाली चुनौती भी आपके साथ है। इसकी वजह से आप जब भी किन्हीं के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला जो है वो आपकी बात भले सही हो, लेकिन आप जब कुछ चीज बोल रहे हो तो उसमें जो एक तरीके से टोन कह सकते हैं हम, उसकी वजह से आपको महसूस होगा कि साझेदारियों में आपको चुनौती देखने को मिलती है। तो इसमें यहाँ पे ये मान सकते हैं हम कि शनि के ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा काम करेंगे तो हम काफी हद तक चीजों को यहाँ पे एक तरीके से संभाल लेंगे। सुलझा तो नहीं लेंगे बल्कि संभाल लेंगे। जहां तक प्रॉपर्टी रिलेटेड बात है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में क्योंकि आपका जो 4th हाउस है उसका स्वामी शनि है, तो वो आफ्टर द एज ऑफ 36 और अराउंड एज ऑफ 42, क्योंकि वहां राहु भी बैठे हुए, इस बीच में आप अपनी किसी तरीके से प्रॉपर्टी को डेवलप करते हुए देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई सवाल रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। धन्यवाद।